अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एक बड़ा मुकाबला राजनीतिक तौर पर बड़ा रोचक हो गया। आज एमएलसी की 2 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन था और इसमें वोट कौन डालता है? चुने हुए विधायक। 403 में 396 एमएलएज ने वोट किया। इस बार की वोटिंग पैटर्न में एक चीज बड़ी मार्के की रही, कांग्रेस और बीएसपी ने वोट ही नहीं डाला, ना बीजेपी के साथ और ना समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी दोनों सीट बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को तयशुदा हार पहले से पता थी कि वो हारेंगे, नंबर्स नहीं थे उनके पास। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस और बीएसपी की राह अलग और दोनों तरफ से एक एक वोट किसी ने खेल किया है। आज हम ये पूरा समीकरण समझेंगे और जानेंगे कि इस एमएलसी के बाई इलेक्शन का आउटकम क्या है। वो नहीं जो आप देख रहे हैं, आज हम वो बताएंगे जो आप अभी नहीं देख रहे हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति कई मामलों में बड़ी दिलचस्प होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूपी की राजनीति को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, सीखना चाहिए यहाँ की राजनीति कब कौन मोड़ लेती है। तो आज एमएलसी का बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में नॉर्मली अपोजिशन की तरफ से प्रत्याशी खड़े नहीं किए जाते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक एडवेंचरस डिसीजन लिया और सत्ता पक्ष के दोनों एमएलसी प्रत्याशियों के विरुद्ध 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए। बहुमत सत्ता पक्ष के पास, माइनॉरिटी में अपोजिशन, उसके बावजूद चुनाव हुआ, वोटिंग पड़ी। तो आज की वोटिंग का रिजल्ट मैं आपको पहले तो बता दूं। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी को 279 वोट मिला और दूसरे प्रत्याशी को 280 यानी एक को 279 और दूसरे को 280। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हारे, उनमें से एक को वोट मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से 116 और दूसरे को मिला 115 वोट। अब आ जाइए गणित खेल समझिए कि बीजेपी के पास टोटल तो 274 वोट बनते थे, फिर बीजेपी को ये 280 वोट तक कैसे मिल गए? तो ये 6-7 एक्स्ट्रा वोट बीजेपी ने कहां से मैनेज किए? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में टोटल 6 एमएलए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जेल में बंद हैं, तो अब उनके पास कितने वोट बचे? 5। जनसत्ता दल यानी राजा भैया की पार्टी के पास कितने एमएलए? 2। टोटल कितने हुए? 7। कांग्रेस और बीएसपी ने क्या किया? वोटिंग का बहिष्कार, न तुम्हारे साथ न तुम्हारे साथ। यानी टोटल संख्या कितनी पे आ गई? 400 पे, क्योंकि 2 कांग्रेस और 1 बीएसपी ने वोट का बहिष्कार किया। तो टोटल आंकड़ा 400। 400 में 2 जेल में हैं, 1 बीमार है और 1 अब्बास अंसारी हो गए, 4। तो ये 4 हटे। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी आई? 396। ये डिवीजन कितना है? 396 वोट का है। 279 एंड 280 बीजेपी, 116 एंड 115 समाजवादी पार्टी। यानी सपा और आरएलडी का गठबंधन इंटैक्ट। बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा 7 वोट का जुगाड़ कर लाई। कहां से? ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया से। तो 7 वोट उनके अधिक पड़े। इधर अपोजिशन में फूट पड़ी। कांग्रेस और बीएसपी जिनके 3 वोट इधर बढ़ सकते थे, उन्होंने वोटिंग ही नहीं की। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन बीजेपी जीती, दोनों जीत गई एमएलसी की सीटें। लेकिन इस राजनीति में एक चीज स्पष्ट हो गई कि विपक्ष में एकता का अभाव है। संकट के समय भी ये एक नहीं हो सकते हैं। विशेष तौर पर चलिए बीएसपी का तो स्टेक नहीं था, लेकिन कांग्रेस का आज का जो रोल था वो थोड़ा सा अचरज में डाल गया, खासतौर पर समाजवादी खेमे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनके 2 वोट उनको मिलेंगे। अब 1 वोट एक्स्ट्रा गया है भारतीय जनता पार्टी में, अभी किसका वोट है? और 1 एक्स्ट्रा वोट एक प्रत्याशी के लिए जिसको 116 आया है, वो मिला है समाजवादी पार्टी को। वो किसका है? अब ये देख, अब किसी की या तो अंतरात्मा जगी होगी, यही होता है नॉर्मली, जग गया होगा यहाँ वाला या यहाँ वाला जग गया होगा,
कोई एक जगह है और एक एक वोट दोनों तरफ एक एक प्रत्याशियों को गया है। खैर, इसकी विस्तृत हम विवेचना करेंगे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का किला पहले से कहीं अधिक मजबूत है और उनके पास नंबर ऑफ एमएलएज 7 बढ़ चुके हैं। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, इसको नोट किया जाए। दूसरा ये कहता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इंटैक्ट है। हार के बावजूद वो सरेंडर को तैयार नहीं है, सजदा के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये लगातार हार है समाजवादी पार्टी की। यह रणनीतिक भूल भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर, लेकिन समाजवादी पार्टी सरेंडर को तैयार नहीं है। दूसरी बात स्पष्ट हो गई कि विपक्ष में फूट है। कांग्रेस दाहिने कटली और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा बाएं चलती है, उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। और राजा भैया ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास थोड़ी भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, तो वो हैं किसके साथ? बीजेपी के साथ। ये उत्तर प्रदेश का ताजा समीकरण है। अब इसी समीकरण के साथ आप देखिए क्या 2023-24 अब आपके सामने है। स्थिति स्पष्ट है कि ये दो खेमे इधर हो गए, ये दो इधर हो गए। कांग्रेस और बीएसपी इधर इधर निकल लिए। तो बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती थी और उन्होंने कहीं ना कहीं उस भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए अपने प्रत्याशी लड़ाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विधानमंडल के सभी मान्य सदस्यों का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके और ये काम करने का अवसर हम सब लोगों को पार्टी को दिया। लोकतंत्र में हार जीत का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैसेज देना होता है। तो देखिए, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ नामांकन से काम नहीं चलता, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ती, मदद मांगनी पड़ती। सपा ने हमसे तो कोई मदद नहीं मांगी, ना तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से उनके किसी नेता ने संपर्क किया। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में एक नागनाथ है, एक सापनाथ है, तो एक नया नेतृत्व कांग्रेस पार्टी देगी। हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस काफ़ी हार्श है। अब वो सांप किसको कह रहे हैं, नाग, अभी आगे इसका खुलासा करेंगे। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं। नावेद शिकोह जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। ओंकार नाथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं। पीयूष मिश्रा वोट डाल के अभी इनकी पार्टी वाले आए हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद। आप लोग इतने अलर्ट को बैठे हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कोई तनाव वाली बात नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी को बधाई। आपकी पार्टी दोनों सीट पे चुनाव जीत गई। तो आखिर ये 7-8 वोट आप कैसे मैनेज करने को तैयार रहे, और क्या आपने ऐसा किया कि ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया आपकी गाड़ी में घूम रहे हैं? त्रिपाठी जी। ब्रजेश जी, आपने मुझे बधाई दी है, तो आज का दिन विशेष है आपके लिए, आपका जन्मदिन है। आपके सभी दर्शकों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जन्मदिवस की बधाई। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले दिन से तय थी। जिस समय ये नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के साथ साथ में ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार इन सीटों पर जिताएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके केवल जातीय लुभावने देने के लिए, धोखा देने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपने 2 कैंडिडेट उतारने का काम किया। समाजवादी पार्टी अगर विनेबल स्थिति में होती, जिताऊ जी। त्रिपाठी जी, आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपका आवाज मुझे मिल नहीं रही है। मैं वापस, त्रिपाठी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहा हूं, मेरी Yes, आवाज go ahead, आप तक please. पहुंच पा रही है क्या? जी, गो अहेड, बोलिए। जी बिल्कुल। नहीं, मैं देखिए ब्रजेश जी, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित करके एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, भावनाओं का दोहन करने का प्रयास किया था। जानबूझ करके उन्होंने दलित पिछड़े के नाम का कार्ड खेला था। वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी को यह चुनाव हारना है, चुनाव हारना होगा, तो वो जानबूझ करके लुभावने कार्ड खेलेंगे। और चुनाव अगर जीतने की संभावना होती,
तो समाजवादी पार्टी के पर आप ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई मुकाबला ना हो, समीकरण क्या कोई होते, चुनाव ना हो और आप ऐसे ही जीत जाएं, आपके खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा हो? डेमोक्रेसी में अपोजिशन का काम क्या है? आपको चुनौती देना, वो दे रहे हैं। आप ये क्यों कहते हो कि उन्होंने भावनात्मक रूप से चुनाव लड़ा? अरे उनके पास एमएलए हैं, जितने हैं उतने लड़े आपसे। कल को ये तो कोई नहीं कहेगा कि मैदान छोड़ के भागे। नहीं बिल्कुल, मैं तो उनको हम तो बहुत चाहते हैं, और इस बात को, जो बात ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे अभी, पीयूष मिश्रा जी से पूछिएगा तो वो बताएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी पिछले चुनाव में उनके साथ थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो बात कही, वो बात अखिलेश यादव जी को माननी पड़ेगी कि आप एसी कमरे से बाहर निकलिए, आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से बाहर निकल करके फुल टाइम पॉलिटिशियन बनिए। ये क्या आश्चर्यजनक सवाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब आप कमजोर अवस्था में हैं तो विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास करने चाहिए थे। बसपा के विधायक ने वोट क्यों नहीं डाला? कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट क्यों किया? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। विपक्ष ने अगर उम्मीदवार मैं उनसे पूछूंगा, पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने राजा भैया और राजभर को कैसे मैनेज किया? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उत्तर प्रदेश में जिस तरह की, आज हमने 9 वर्ष के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पूरा होने से पहले हमने आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने आज एक लेखा जोखा रखा है 9 वर्ष में देश कैसे बदला है, देश में गरीबों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। ये गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन है ना, वो राजा भैया को भी अच्छा लगता है, वो ओम प्रकाश राजभर जी को भी अच्छा लगता है। और अब इस राउंड का आखिरी सवाल है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में? देखिए, हम ये मानते हैं कि पूर्वांचल के कई जिलों में उनका अपना प्रभाव है, अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, और इस नाते उनकी ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी उनको एक नेता इतनी गालियां उन्होंने दी थी चुनाव प्रचार के दौरान, सब भूल गए आप? गालियां तो अखिलेश यादव जी भी देते हैं, तो ये सत्य थोड़ा उससे छुप जा सकता है। नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, अपनी पार्टी ओनली इंटरेस्ट मैटर। ठीक नहीं, देखिए राजनीति में वैसे भी कोई स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता है। विचारधारा के आधार पर, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस बोल्ड स्टेटमेंट के लिए। लोग साथी बनते हैं, थैंक यू, साथ छोड़ते हैं। मैं आपके मित्र अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका। जब आपको पता था कि आप आगे बढ़ेंगे, खाई में गिरेंगे, और आप गिरे, चोट भी आई आपको, एक के बाद एक लगातार पराजय का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ रहा है। 116, 115, एक वोट कहीं मिसिंग हो गया, कहाँ गया? मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी वाणी की ओजस्विता और विचारों की तेजस्विता सदैव बरकरार रहे। अभी हमारे मित्र राकेश भाई बात कर रहे थे भ्रम की, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि जिस पार्टी ने भ्रम फैला करके पूरे देश के मतदाताओं को ठग लिया, वो भ्रम की शिकायत कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश भाई, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि चुनाव मात्र जीत हार के लिए ही नहीं होते हैं, चुनाव अपने मुद्दों और सवालों को उठाने का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और जो सवाल हमारे थे, जाति जनगणना न कराने का सवाल, इस सरकार द्वारा पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति जो झूठी सहानुभूति दिखाई जाती है, उसको उठाने का सवाल, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उठाने का सवाल, इन सारे सवालों को आपने देखा हमारे प्रत्याशियों ने पत्र भी लिखे थे सभी विधायकों को, और उनमें अपील की थी। अब अगर अंतरात्मा कुछ लोगों की नहीं जागी है तो हम अपना प्रयास करते रहेंगे। और जो बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में, देश में इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया, ये सब फिजूल की बातें हैं। आप एक वोट नहीं जोड़ पाए, बल्कि एक कमी हुआ आपका, और बीजेपी 7 नए वोट और 2 नए अलायंस पार्टनर। अब अलायंस होगा या नहीं आई डोंट नो, बट उनको वोट तो मिले ना, 7 अतिरिक्त वोट। उत्तर प्रदेश में 2 तरह का विपक्ष है, एक तो है असली विपक्ष और एक है सरकारी विपक्ष। तो जो सरकारी विपक्ष था उसके वोट हो सकता है सरकार की तरफ चले गए हों। ये आप ओम प्रकाश राजभर और रघुराज प्रताप सिंह, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, क्यों? सारी चीजें स्पष्ट हैं आपके सामने जी। तो मेरा ये कहना है कि ये मुद्दे जो हैं, ये जोखिम क्यों लिया आपने? कि अब आपको नहीं, ये जोखिम का सवाल ही नहीं है। ये भाई इलेक्शन नॉर्मली छोड़ दिया जाता है कि जाओ चलिए, नहीं छोड़ दिया। अब ये परंपरा और उसकी बात करते हैं, परंपरा की बात ये करेंगे जिन्होंने तमाम परंपराओं को तोड़ा,
जी। जो लोकतंत्र की शानदार मर्यादाएं, परंपराएं और एक तेजस्वी भारत की राजनीति के इतिहास था, उसको बार बार खंडित करने का काम किया। ये लोग कह रहे हैं कि साहब इन्होंने प्रत्याशी लड़ा दिया। भारत का संविधान हमको इजाजत देता है प्रत्याशी लड़ाने की। एक बड़ी हैरान करने वाली टिप्पणी आई है जी, एक बहुत हैरान करने वाली टिप्पणी आई है जी, बताएं। कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से। जी, उनको सांप, आपको नाग। कभी कभी जबान फिसल जाती है लोगों की उत्तेजना में। अब कोई सांप और नाग तो नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना कि उत्तेजना में कभी कभी जैसे आपका नाम अनूप है, मैं कुछ और ले लूं नाम, आप पर ये मित्र तो हैं, नहीं हो आप कुछ सकता भी कि बोल मैं आपका सकते हैं। नाम राकेश बोलूं। नहीं, देखिए, जबान कभी कभी उत्तेजना में फिसल जाती है जब लोगों के पास स्पष्ट जवाब नहीं होता है। सर तो 3 अतिरिक्त वोट आपको मिल सकते थे, आपने उनसे अप्रोच नहीं किया और मदद नहीं मांगी। ईगो प्रॉब्लम। देखिए, ईगो का कोई सवाल नहीं है। तो ये कह रहे हैं हमसे अगर तो पूछा भी ब्रजेश नहीं। जी ईगो का सवाल होता तो हमारे प्रत्याशी सारे हर दल के सारे विधायक साथियों को पत्र नहीं लिखते। नाउ इट्स क्लियर, और कांग्रेस हम लोग आपके चुनाव साथ में नहीं जाते है। हैं। हमारा कोई अहंकार नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबसे बात करने को और तैयार हैं। पर कांग्रेस और ने अलग हमारे राह नेता पकड़ ली है। बार बार ये बात कह भी चुके हैं। कांग्रेस ने अलग रहा। अच्छा, तो कांग्रेस ही बड़ा दिल दिखा देती ना, इसमें क्या परेशानी थी? सर ये क्यों कांग्रेस चाहते हो तो पूरे- कांग्रेस लेट जाए आपके कांग्रेस तो दरवाजे पूरे पे? ऐसे देश क्यों में- चाहते नहीं, हो? देखिए, लेटने की कोई बात ही नहीं है। लेटने की कोई बात ही नहीं है। बात यहां इस बात की है कि अगर इन छोटे सवालों पर कि आपने फोन नहीं किया या आपने कहा नहीं या आपने ऐसा नहीं किया इसलिए है, मेरा इससे भी कोई नाराजगी या वो नहीं है। मैं आज भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को जो इस देश Thank के you, लिए अनूप जी। परेशानी बन गई है, शुक्रिया। इसको मिलाने के मैं लिए ओंकारनाथ सबको सिंह को एक बड़ा आमंत्रित व्यापक करता हूं। उत्तर मोर्चा प्रदेश बनाने में का कांग्रेस प्रयास करना कमेटी के चाहिए। प्रवक्ता हैं और इनकी पार्टी ने आज मतदान किया नहीं है, मतदान की प्रक्रिया से अलग रहे। क्या आप कारण बता सकते हैं ओंकारनाथ जी कि आपकी पार्टी ने मतदान में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? अपने को अलग क्यों किया? आपने, आपके 2 एमएलए दोनों ने वोट नहीं डाला, कारण? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हों और यशस्वी हों और शिखर तक पहुँचे अपने क्षेत्र में। और मेरे ख्याल से आप शिखर पे हैं भी इस समय। जहाँ तक सवाल चुनाव का है, तो देखिए, चुनाव तो अगर समाजवादी पार्टी ने लड़ा तो कोई बुरा काम नहीं किया है, क्योंकि चुनाव तो लोग लड़ते रहे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब सबको मालूम था कि वो जीत रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ विपक्ष चुनाव लड़ा। तो चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने को इसलिए अलग रखा क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं आना था और कांग्रेस से किसी ने संपर्क भी नहीं किया था। अगर कांग्रेस से संपर्क करते तो ज़रूर उसमें मेरे ख्याल से ये लोग कुछ आगे बढ़ते। अब मान न मान में तेरा मेहमान वाली बात नहीं हो सकती। सर अंतरात्मा तो वाली इसलिए- अपील तो की गई थी सर, आपको क्या सर वो ऐसा तो लगता है कि आपके लिए मुझे इसके बारे बीजेपी में और सपा जानकारी एक नहीं जैसे है। हैं? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है और मैंने माननीय विधायकों से बात करने की कोशिश की थी, कोई मिला नहीं मुझको। अगर उनसे बातचीत होती तो मैं जानता असलियत क्या है, क्योंकि ना तो असलियत मैं जानता हूँ ना मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के आपकी हमारे भाई जो पार्टी हैं, कह रही है वो कि समझ एक रहे होंगे। सांपनाथ हैं और एक नागनाथ हैं। नहीं, ये तो इसका मैं अपने तात्पर्य मित्र क्या की है? बात से सहमत हूँ। ये मैं अपने मित्र की बात से सहमत हूँ कि जुबान फिसल गई होगी, ऐसी बात नहीं है। तो सर जिन्होंने हमारी ये बयान विचारधाराएं दिया अलग उनसे हो सकती कहिए वो हैं। या बयान वापस लें या अनूप संडा से और राकेश त्रिपाठी से माफी मांगे। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी से माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों सांप कहोगे सर और माफी भी नहीं उनको तो मांगोगे? उन्होंने कुछ कहा मतलब नहीं। उनके में सही जुबान निकली है और संडा जी में फिसल गई है। एक चीज नहीं, या तो फिसले हो सर और या तो सही हो सर। आप समझे नहीं, जुबान फिसलने का मतलब कि वो शब्द ही जो है जो उन्होंने सही कहा बोलते है, बोलते फिसल वो गई। सही जब बोल रहे थे, एक दूसरे आदमी तक के लिए जाते जाते फिसल सबके लिए कहा है, लेकिन वो उनका आशय मैं नहीं समझता हूँ। क्या ये भारतीय कांग्रेस जनता की पार्टी के लिए रणनीतिक था। भूल है कि आप विपक्ष के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, जबकि आप इतने कमजोर हैं कि आप सिर्फ 2% पे हैं और आप ईगो इतना दिखा रहे हैं कि कोई सोचते हैं कि कोई लेट जाए आपके दरवाजे पे तब आप वोट देंगे? इसमें ब्रजेश जी ईगो की बात नहीं है। है सर, ईगो है। और विधान परिषद का चुनाव कुछ ऐसा हो गया है, देखिए कि जो भी पिछली जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है प्रदेश में, जब से ये क्षेत्रीय दलों की सरकार शुरू हुई है, तब से विधान परिषद में चाहे लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, चाहे वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, चाहे वो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का हो,
ये सारे के सारे उसी सरकार के होते हैं जिसकी सरकार होती है। और कोऑपरेटिव में जितने ये आपकी पार्टी ने भूल की है डायरेक्टर के पद वोटिंग की होते हैं, वो प्रक्रिया सब में उसी शामिल की न होती होकर? है। नहीं, हमारी पार्टी ने भूल नहीं की है। अगर उन्होंने पार्टी में वोट नहीं किया है तो कोई भूल नहीं की। तो कोई अब ये जानते थे रिजल्ट उनके अब ये पक्ष में राजनीतिक जाएगा, रूप से स्पष्ट इसमें है कोई इशू बनाने की कोई कि आवश्यकता 2024 में उत्तर प्रदेश में आपकी और समाजवादी पार्टी के अलायंस की राह बिल्कुल अलग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या नहीं सर, होता नाग है, और क्योंकि सांप इसमें कहोगे मालूम और था फिर कि कहोगे इसका अलायंस नतीजा ही नहीं कर लो। आना है। सर, पार्टियों में अलायंस होता है सर, नहीं, सांप और alliance- नाग में कहाँ हो पाएगा देखिए, सर? एलायंस जो जब होता है ब्रजेश जी, तो एलायंस दोनों तरफ से होता है। और जब नेता का रुख समझ में आता है तो आदमी उसके हाथ से आगे काम करता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना प्रयास कर रही है पूरा चुनाव लड़ने का। और थैंक यू ओंकार नाथ जी, शुक्रिया। अपोजिशन यूनिटी से पूरा साथ में रहना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीयूष लेकिन मिश्रा, ये कि एसबीएसपी सरंजन के करके राष्ट्रीय रहे, ऐसा प्रवक्ता भी हैं। पीयूष जी, स्वागत आपका। तो फाइनली डाला है वोट आप लोग? हम आपको पहले जन्मदिन की मंगल कामना। धन्यवाद पीयूष जी। कि अपनी बात जो आप कह रहे हैं वोट डालने की, तो आज सुबह ही आपने देखा होगा हैं? कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे वोट डालने, और किसकी गाड़ी में गए, किसके साथ गए, सबको पता, सारी मीडिया। किसके साथ गए थे गाड़ी में अध्यक्ष जी? सारी मीडिया से तो आपको भी पता हो। मैं देख नहीं पाया, थोड़ा मैं व्यस्त था, तो आप ही बता दें किसकी गाड़ी में बैठ के गए थे? किसके साथ गए थे, मतलब हाँ, किसके गाड़ी का साथ? मतलब साथ भी हो सकता है। किसके साथ? ब्रजेश पाठक जी के साथ गए थे। तो अच्छा। सुबह ही सारा स्पष्ट। ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके साथ? जी बीजेपी नेता ना? जी, तो ये सुबह ही स्पष्ट हो गया था। तो आपके बाकी विधायक भी साथी थे गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत आप बढ़िया। काउंटिंग करके भी आप बता चुके हैं कि हमारे वोट कहाँ कहाँ गए, और बकायदा सुबह ही वोट डालने के भैया बाद कोर्ट व्यक्ति का में साइन- बयान भी होता है, एक आपका बयान हो रहा है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि विक्ट्री का साइन भी बकायदा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिखाया भी था सुबह। तो सुबह ये सारा मामला स्पष्ट क्लियर हो चुका था। देखिए, समाजवादी पार्टी की दिक्कतें क्या है, वो अब वो कहते तो हम विपक्ष हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं पक्ष वाला? जब पता था कि जीत नहीं पाएंगे तो तुम लड़ाया क्यों? और ऐसे पिछली एमएलसी चुनाव में आपने देखा, मतलब माननीय अखिलेश यादव खुद एमएलसी होकर मुख्यमंत्री रहे 5 साल, और पिछली बार उन्होंने 29 साल की एक महिला का कैंडिडेट का नामांकन करवा दिया कि भाई साहब भाजपा आए और जीत के चला जाए, हमें तो लड़ने पर नहीं मुझे देना। एक बात बताओ कि आप लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी को किस वजह से वोट किया है, थोड़ा कारण भी स्पष्ट करो। नहीं, अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था कि हमसे जब कोई वोट मांगने आएगा तभी ना हम वोट देंगे। अब जैसे कि पिछली बार था, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब भी भाजपा वालों ने हमसे संपर्क किया, हमने बकायदा वोट दिया। सपा वालों के लिए तो हम बैठे रहे कि भैया कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो पता लगा हाँ जो यशवंत सिन्हा जी हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार ये आ रहे हैं, तो कल होगा। कल को बताया गया कि होगा ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीयूष भाई, भूल गए राकेश त्रिपाठी ने कितनी बार मेरी डिबेट में आपको दौड़ाया था? वो ठीक है, राकेश भैया की मैं बातों से भी सहमत हूँ, उनको मैं बधाई दूंगा। एक दिन का बड़ा चर्चित बयान है, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता। ठीक है, आज क्या उन्होंने कहा ये भी तो सुनिए, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि पूर्वांचल में इनका भी अपना प्रभाव है, उसी के नाते हम गठबंधन में आते हैं, हमारे विधायक जीतते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे सपा ने गठबंधन किया, भाजपा ने किया, देख के ही किया होगा ना कि यहाँ पर हमारा पूर्वांचल में कितना वोट बैंक है और हम किन किन सीटों पर क्या क्या प्रभाव रखते हैं। अब ये मतलब थोड़ी ना कि जैसे आज समाजवादी पार्टी। तो पीयूष भाई एक काम करो ना, ये नीरे नीरे ऊंट क्यों चरा रहे हो? अब खुलकर सामने आ जाओ। अब ये मजा नहीं आ रहा। अब मतलब ये तो शामिल हो जाओ, ये थोड़ा एक आध मतलब मंत्रिपरिषद मिल जाए। अब ये न्यूरे न्यूरे कब तक चलेगा काम? ये अभी ट्रेलर है, लोकसभा चुनाव के पहले पूरी पिक्चर बाकी है। ओके, तो ऑफिशियली आप लोग बीजेपी में मर्जर करेंगे या अलायंस करेंगे? देखिए, अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अभी आपने और राकेश जी ने बोला भी ये बात कि कोई किसी का परमानेंट शत्रु और मित्र नहीं होता। चुनाव के समय धनुष बाण उठाए जाते हैं, चुनाव बाद रख दिए जाते हैं। बट आई मस्ट अप्रिशिएट ओम प्रकाश राजभर कि उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। राजनीति में आप कब किसको गलत कहेंगे, किसको सही कहेंगे, इतिहास तय करेगा सर कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन उस आदमी ने अपनी उपयोगिता बनाई है कि आज राकेश त्रिपाठी जो मुंह भर भर के गरियाते थे, आज ओम प्रकाश राजभर के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, स्थापित नेता। उन्होंने सही बात ये उपयोगिता का सिद्धांत है। मैं हमेशा कहता हूं सबको, अपनी उपयोगिता बना के रखो।
लखनऊ और दिल्ली तभी आपकी इज्जत करेगा। ओम प्रकाश राजभर आज गाली भी दे रहे हैं तो राकेश त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना ही पड़ेगा। नावेद जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो एमएलसी चुनाव में भी स्थिति स्पष्ट हो गई कि बीजेपी अपने दो नए पार्टनर खोजने में कामयाब रही, जिनके साथ वो फ्यूचर अलायंस में जा सकते हैं 2024 में। ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया जो कौशाम्बी और प्रतापगढ़, और 3-4 सीटों 5 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर भी प्रभाव छोड़ेंगे। तो इसमें आप बेनिफिशियरी किसको देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जो अपने अलायंस को इंटैक्ट करने में कामयाब रही, उसके वोट नहीं बिखरे, या फिर बीजेपी जो अपना वोट बढ़ाने में कामयाब रही? ब्रजेश जी, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और हम लोग चाहते हैं कि आज आपकी उम्र और आपके चैनल की टीआरपी निरंतर बढ़ती रहे, क्योंकि ये रीच बढ़ेगी तो हम लोग को भी लोग देखेंगे। बहुत बहुत बधाई। इस डिबेट में बहुत सारी चर्चा नाग और सांप के बारे में हुई। मुझे लगा कि पहले इस बारे में अपनी राय रख दें। दरअसल क्या है कि इस चुनाव में बीजेपी को ही जीतना था, साफ बात थी, उसके नंबर्स थे, और ना ये कि भाजपा के अंदर बहुत भारी भरकम अगर बगावत हो रही होती, टूट फूट जैसा माहौल होता, तो ये कहा जाता कि अखिलेश यादव जैसे विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग टूट के आ गए थे समान, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन एक चीज थी, सपा वाले इनको डराने में कामयाब हो गए। बिल्कुल कामयाब हो गए, और डरवा तो दिए थे मजबूत इनको। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो कहावतें हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना, और एक और कहावत है कि सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। यानी इस चुनाव में किसी को जीतना इतना नहीं था, भाजपा को ही जीतना था। लेकिन बेमतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो अंशु अवस्थी का बयान आया ना आपके चैनल पे, उसे तकरार की एक आवाज आने लगी, और ये पूरे देश में इसकी आवाज जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल है विपक्षी एकता का। मैं सहमत हूं, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सोच समझ कर दिया गया जी, गंभीरता से बयान। और ये समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस के, भाई हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमसे बात नहीं करते, इनका ईगो है। और बसपा जो है अक्सर कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाती है कि जब एक गठबंधन की बात हो रही होती है तो हमें पूछा ही नहीं जाता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे कुछ हो। तो ये स्थितियां जो है उत्तर प्रदेश, जो लोकसभा में कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पर मुझे ये बताओ, राजभर जी का तो समझ में आया, राजा भैया भी बीजेपी के साथ ऑफिशियली चले गए इस बार? जाहिर सी बात है, वो उनके साथ हमेशा, मतलब ये राष्ट्रपति में भी थे उनके साथ, जाहिर सी बात है कि उनकी ट्यूनिंग बनी हुई है। और राजभर जी ने के बयान ये साफ कहते हैं कि वो उनके साथ में, देखिए बस रालोद सपा के साथ में इसका शुक्र किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, ये बात सच है कि लगातार चुनाव हार रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव जीत रही है। 9 के 9 वोट कास्ट हुए जी, तो उनके वोट इंटैक्ट रहे, वो टूटे नहीं। हाँ, ये नहीं टूटे, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात को हम नहीं भूलेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले, जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती, लेकिन भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बगावत थी, कुछ टूट फूट हुई थी, और उसमें अखिलेश यादव ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन 1 साल से भी बहुत कम समय बाकी है लोकसभा का, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी बिखराव जैसे हालात नहीं है, एकजुटता है। और अखिलेश यादव नए 2 लोग जोड़ लाए ना जी, 2 तो नए जोड़ लाए। हाँ, जाहिर सी बात बढ़ा लिए। हाँ, तो ये बढ़ा लिए। ये बड़े संकेत है कि यूपी में भाजपा का परचम बुलंद है, भले ही देश में क्या है उसकी चर्चा भी नहीं होती, लेकिन यूपी में फिलहाल भाजपा का परचम बुलंद है, और विपक्षी एकता बिल्कुल जीरो की तरफ बढ़ रही है। ओके, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये एमएलसी के जो बाई इलेक्शंस के परिणाम आए हैं कि एक तो बीजेपी काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रही है, अपोजिशन के खेमे में उनके वोट तो इंटैक्ट रहे, लेकिन उनके पार्टनर जैसे ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए। बीएसपी और कांग्रेस ने वोट नहीं किया, इसका कारण क्या है? क्या विपक्षी एकता में फूट है? और इस चुनाव से किसको क्या हासिल हुआ? देखिए, ये चुनाव तो साफ था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन हासिल की बात यह है कि एक चुनाव हुआ और विधायकों का मतदान हो गया। सबने अपने अपने दल को देख लिया कि कौन कहाँ खड़ा है, और ये भी साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में मायावती पहले ही अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से भी ये संभावना साफ हो गई लगभग कि वो भी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कोई गठबंधन की उम्मीद उसको नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट दिया नहीं, वोट मांगने से नहीं, जब आपसी ऊपर के नेताओं में तालमेल होता है तो वोट अपने आप आ जाता है। तो ये वोट आया नहीं। ऊपर से ये कह रहे हैं कि एक तरफ सांप हैं, एक तरफ नाग हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस को नहीं भूलनी चाहिए कि उसको रायबरेली और अमेठी में बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के वो जीतने में सक्षम नहीं है। वहाँ पर वो जब भी जीती है तो इनके सपोर्ट बड़ा आवश्यक रहा है उसमें,
और अगर इस बार वो अकेले लड़ना चाहते हैं बिना सपोर्ट के, तो वो भी एक सीट है लोकसभा की उनके पास, वो आगे आगे रिजल्ट आएगा। ब्रजेश जी, दुनिया में और भारत में खास तौर से आदमी को अपने विचारों से बड़ा माना गया है। चरित्र की तमाम छोटी मोटी कमियां भी वहां छुप जाती हैं विचारों के आगे। लेकिन हमारे देश में जो दौर चल रहा है उसमें ना तो कोई विचार है ना कोई चरित्र है नेताओं का, और जहां सुविधाएं मिलती हैं वहां पर उस तरफ वो लोग मुड़ जाते हैं। तो ये बड़ा गठबंधन को लेकर, ये रिश्तों को लेकर जो हम लोग बातें करते हैं, हमारे आपके लिए इनकी अहमियत हो सकती है, नेताओं के लिए अपनी सुविधा ही अहमियत रखती है। 7 विधायकों ने वोट नहीं डाले। छोटे दलों की एक समस्या है, राजभर के पास या राजा भैया के पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपना प्रत्याशी लड़ाते। उनको किसी न किसी का चयन करना था, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ताधारी दल के साथ गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, जो लोग सत्ता को वोट देते हैं उसके बदले उनको कुछ योजनाएं भी मिल जाती हैं, कुछ अपने इलाके के विकास का भी वो काम ले लेते हैं, सरकार पर कुछ दबाव बना लेते हैं। लेकिन एक चीज जरूर आज मैं देख रहा हूं कि राकेश त्रिपाठी ने शायद पीयूष मिश्रा को कोई बूटी पिला दी है, जो आज इतना वो गुणगान कर रहे हैं उनका, और लोकसभा चुनाव तक शायद इस बूटी का असर रहा है, क्योंकि आगे मौज बढ़नी है, कम नहीं होगी अब ये मौज राजभर जी की। और इस सबके सूत्रधार ब्रजेश पाठक हैं। पाठक जी को देखते ही उनका मन मचलने लगता है, और जब राजभर की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो वो पाठक जी के जाके कार्यालय में धरने बैठ जाते हैं कि यहाँ फोन करो, ये काम कराओ। तो उनके पास लोड लेने वाला एक ही नेता है, बाकी सबको वो लोडर कहते ही रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक उनका लोड ले रहे हैं। तो यही चल रहा है। समाजवादी पार्टी में इसका अभाव है कि दूसरे दलों के नेताओं से वो तालमेल बनाए, इस तरह के नेता कम हैं, शायद उनकी नज़र भी नहीं है। मायावती के मामले में ब्रजेश जी एक चीज़ मुझे लगती है, उनका वोट ना देना। संसद भवन के मामले में अभी उन्होंने बीजेपी का और मोदी का सपोर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ वो बीजेपी को वोट डलवा देती तो एकदम ओपन हो जाता मामला, तो एक चेहरा न बचा मिलता, तो कहा जाए कि चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाता। शायद इसलिए उन्होंने बाइकाटे करवा दिया कि वोट डालो ही ना, सपा को देना नहीं है, बीजेपी को दो तो मुहर ना लग जाए। तो ये भी एक समस्या है जी। अब बात आती है कि चुनाव में मेहनत करनी पड़ी या कैसे जीते। देखिए, ये बात इस चुनाव ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावनाएं समाप्त हैं। कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा आरएलडी अलग लड़ेंगी और बसपा अलग लड़ेगी, और भाजपा के लिए इससे सुनहरा कोई मौका नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश में उत्थान और पतन ये हमेशा से चलता रहा है, क्योंकि इस देश का अधिकांश जनमानस ये मानता है कि ईमानदारी की जो 2 रोटी होती है वो छल कपट के 10 व्यंजनों से हमेशा भारी होती है, अच्छी होती है, सुकून देती है, स्वादिष्ट होती है। लेकिन हमारे नेताओं को इससे संतुष्टि नहीं मिलती, उनको माल मलाई वाली रोटी की हरदम ज़रूरत होती है। बहरहाल राजभर जी के लिए शुभकामनाएं कि वो उनका सुनहरा दिन, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं, शुरू हो गए हैं, और लोकसभा चुनाव तक उनको भी कुछ ना कुछ मिली जाएगा। राजा भैया का आगे क्या सीन रहेगा? देखिए, राजा भैया के सामने मजबूरी है कि अखिलेश यादव को वो वोट कर नहीं सकते, क्योंकि कुंडा में उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन, बड़ी लड़ाई लड़ी समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी भाव भी न दे तो कहाँ जाएंगे, उनको वोट तो देना पड़ेगा। सत्ता में बीजेपी है, अभी 4 साल सरकार है, उनके पास 2 विधायक हैं, तो उन्होंने समझदारी भरा फैसला किया है। रघुराज प्रताप सिंह ने कोई एडवेंचर नहीं किया कि फिर सत्ता से कोई लड़ाई लड़ी जाए। तो ये सियासत की ज़रूरत जो रही, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय, उनको अपनी पार्टी चलानी है। मैंने कहा, छोटे दलों का ज़्यादा स्टेक नहीं होता, उनको तो निर्णय लेना होता है, या इस पार या उस पार। Exactly. आलोचना हो या प्रशंसा हो, इससे उनको बेफिक्र रहना होगा। बहरहाल सुनिएगा जी कि
राजभर जी हैं, निषाद पार्टी है और तमाम सारे लोगों की जो मौत चल रही है उस पर अदम गोंडवी ने लिखा है कि देखना सुनना सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वह बापू के बंदर आ गए और कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। अच्छा, गाड़ी का दरवाजा खुलते ही राजभर जी गप से अंदर, पाठक जी गाड़ी में क्या था, सीन क्या था, छिपा रहे थे। मैंने कहा भाई नाम लो। पाठक जी आजकल उन पूरा पाठक जी उन्हीं राजभर का जी का बड़ा लोड ले रहे हैं। हाँ पाठक जी हैं। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें फीडबैक और इनपुट उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी मौजूद है। राकेश जी, आपकी पार्टी ने क्या प्लानिंग कर रखी है? अब 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2 आपको नए अस्थायी पार्टनर फिलहाल मिले जिनको आप स्थायी करना चाहेंगे। तो मैं क्या ये मान के चलूँ, हमारे दर्शक भी मान के चलें कि जो आपका अलायंस 2024 का तैयार होगा उस प्लेटफॉर्म पे ओम प्रकाश राजभर और रघुराज प्रताप सिंह दोनों नजर आएंगे? इसको आप कब रियलिटी में तब्दील करने जा रहे हैं मंच पर? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्व योजना और पूर्ण योजना के साथ चुनाव में जाती है। आप देखेंगे इस विधान परिषद की सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विधायकों को एक दिन पहले इकट्ठा करके उनके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है कि कैसे वोट डालना है। स्वयं मुख्यमंत्री जी मौजूद रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम को कितनी गंभीरता से लेती है, ये उसका उदाहरण है। क्या अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का कोई संवाद कार्यक्रम अपने विधायकों के साथ किया है? क्या उनके साथ किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया है? सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यक्रमों लेकिन के लिए आपको कैसे पता कि नहीं दिया? उनके वोट तो पूरे पड़े और यही कारण है गलत कि नहीं गया, चुनाव में उनके जितने थे उनको मिल गया। आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं किया होगा? नहीं किया। नहीं, उनके इनका एक वोट मनोज पारस जी का नहीं पड़ा है। उनके बीमार हैं, तबीयत नहीं ठीक है। वोट जो है 2 जने को जेल में डलवाया हुआ है, कहां से वोट डाल? इसके अलावा भी इसके अलावा विपक्ष के वोट के लिए जो उन्हें मशक्कत करनी चाहिए थी वो मशक्कत करने से उन्होंने पूरी तरह से परहेज किया। तो इसलिए ये करना जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था वो सारे काम हम करते हैं। हम पूरी किसी तरह से कहीं कोई उनको प्रयास करना। मेरे सवाल को स्किप कर गए। फ्यूचर अलायंस में राजभर पार्टनर होंगे, राजा भैया पार्टनर होंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। देश के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए जो भी साथ आना चाहेगा हम सबका एक सीट छोड़ दोगे दोनों के लिए? आना चाहेगा अपना प्रस्ताव रखिएगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट छोड़ दोगे दोनों के लिए? देखिए, सीटें किसके लिए छोड़नी है, किन शर्तों पर गठबंधन होना है, किन शर्तों पर समर्थन लेना है, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं तय करते हैं। पार्टी का नेतृत्व तय करने का काम करता है और पार्टी के नेतृत्व के साथ संवाद करेंगे। जो भी निर्णय करना होगा पर ये आप स्पष्ट कर रहे हैं कि इन दोनों के लिए पूर्ण संभावना के द्वार पूर्व योजना के तहत खुले हुए हैं। ओके, देखिए हमारे लिए टारगेट है कि हमने जैसे निकाय चुनाव में 17 के 17 नगर निगम जीते हैं, बिल्कुल 100%, वैसे ही 100% उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हम कैसे जीते, 80 की 80 लोकसभा सीटें जीते, हम इसकी व्यूहरचना बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए जिसका भी साथ लेने की आवश्यकता होगी हम बिल्कुल साथ लेंगे, ताकि इस देश में एक मजबूत। इस राउंड में राकेश त्रिपाठी की खूबी है कि वो अपने मुंह से राजभर का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। अब उनको लगता है पहले राउंड वाला मसला थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं? निकल लिए, कट लिए। देखो, नाम लेने से कोई परहेज का मसला नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर को लेकर के अभी भी चल रही है। नहीं, आज सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रह पाई, लेकिन अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से थी, है और आगे भी रहने वाली है। निषाद पार्टी को हम अपने साथ जोड़ करके लाए हैं और उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल हैं, जहां भी संभावनाएं हैं, हम उनको भी साथ लाएंगे। हम तो केशव देव मौर्य को भी कहेंगे कि महान दल का जो गठबंधन उन्होंने उनके साथ किया था वो छोड़ करके हमारे साथ कमरे में नहीं रख पाओगे राजभर और केशव मौर्य। जयंत चौधरी जी भी छोड़ करके भारतीय केशव देव मौर्य और राजभर एक कमरे में नहीं, और ऊपर से निषाद जयंत चौधरी जी को भी कह रहे हैं। अरे क्या झंझट कराओगे? नहीं। ओके, अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए, वो अपने अलायंस पार्टनर सबको साथ खड़ा होना बढ़ाते जा रहे हैं। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं, जो आपको बिना कहे भी वोट दे सकते हैं ना, वो भी आज आपको नागनाथ कह के निकल गए, आपको वोट नहीं दे रहे हैं।
आप कुछ विचार करने को तैयार हैं? आप कुछ रणनीति बदलाव लाएंगे या ऐसे ही घूमते रहेंगे अठे अठे? नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से हर चीज़ों को लेती है और कहीं इसमें किसी भी अलायंस पार्टनर या संभावित अलायंस से के प्रति लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास स्वयं अपने आप में इतनी ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी को धूल धूसरित करने में सक्षम है। ये लो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दे ब्रजेश भाई। कुछ ना बोलूंगा, आप बोलो। अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, अब मैं नहीं समझ पाता कि ये अपनी पार्टी के बजाय अखिलेश जी को ज्यादा राय देते हैं। इनके ध्यान में, इनके सपने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर इतना अच्छा आपका अपोनेंट है ना तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, मैं तो जो दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, उठे नहीं अभी तक, 6 बज गए। नहीं, इनके चिल्लाने की मंशा उठाने की नहीं है, इनकी चिल्लाने की मंशा है कि अंदर से कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अभी मिश्रा जी बोल रहे थे सुभाषपा से। अब सुभाषपा के साथ दिक्कत है कि हमने एक बार आपके ही एक परिचर्चा में कहा था, आपको शायद याद हो जी, कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर एक रेलगाड़ी है तो उसमें सबसे सुविधाजनक सीट तलाशने के प्रयास में सुभाषपा लगी हुई रहती है। और इस समय चूंकि पाठक जी की गाड़ी में सबसे ज़्यादा सुविधापूर्ण सीट है, इसलिए वहीं सब कुछ अच्छा दिखेगा। जब 2022 के पहले परिस्थितियां बदली हुई लग रही थी तब यही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी थी, दलित विरोधी थी, जन विरोधी थी। लेकिन आज बहुत गालियां देते थे राजभर जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मतलब इतनी की कान से खून निकल आए। सरकार रही है, क्यों नहीं सामाजिक न्याय? अरे भाई पीयूष मिश्रा, अपनी बारी में बोलना। ऐसा क्या हो गया, इतनी बेचैनी? रुक जाओ। और समाजवादी पार्टी रुको, अभी तो रुको। समाजवादी पार्टी मुद्दों को लेकर के लगातार लड़ रही है जी। ये जिस चुनाव की आज बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम तो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं, चुनाव को तो कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेते हैं। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उसके लिए एमएलसी प्रत्याशी 29 साल की महिला को अरे रुक जाओ, ऐसा क्या हो गया? रुक जाओ ना, बीच में तो फटाकी ना करो, मजा नहीं आएगा ना। अपनी बारी में बोल लेना। इतनी गंभीरता से लेते हैं कि देश के संविधान के ढांचे के प्रति भी उपेक्षा का भाव बरत देते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को भी ठेस पहुंचा देते हैं। इस देश की एकता में, अनेकता में एकता की जो संस्कृति है उस पर भी घात कर देते हैं। तो ये गंभीरता से लेते हैं। आप पार्लियामेंट का इलेक्शन नजदीक है, आप लोग अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन लाने की स्थिति में हैं? ब्रजेश जी, क्योंकि अभी 17 नगर हमारे निगम हारे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर ये बाई इलेक्शन हारे हो। बार बार ये बात कही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को से लड़ने के लिए एक मजबूत महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। लेकिन वो गठबंधन बढ़ेगा न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर। वो कार्यक्रम तैयार होंगे, उन कार्यक्रमों से जिनकी सहमति होगी वो लोग आएंगे। आप कह रहे हैं कि आप अपना बेस बढ़ा रहे हैं, प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं। ओके, फाइन कर रहे होंगे। हर पार्टी अपनी अपनी फिक्र करती है। हम लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आप बताइए ना, बसपा हमारे खिलाफ बोल रही है, कांग्रेस हमारे खिलाफ बोल रही है, आपको पता है मैं क्या पूछूंगा, आप पूछ के भाग जा रहे हो। खिलाफ बोल रही है। इतनी जल्दी बाउंड्री मत फांदो, सुन तो लो, पहले सवाल ले लो। आप कह रहे थे आप प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड, करिए। सबको ही करते हैं, अपना अपना करेंगे। पर जिनके वोट मिल सकते थे वो आपको वोट भी नहीं दिए और बदले में गालियां दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि समाजवादियों का है दो, ये इतिहास रहा है, 2% और 2 विधायक। आप बताइए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। वो आपने किस्सा सुना होगा कि महर्षि भृगु ने विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी, उन्होंने कहा भगवान आपको चोट तो नहीं लगी। पर एक चीज है ना, वो कह रहे हैं हमको आओ मनाओ, हमको गले लगा लो, हमारा हाथ पकड़ो, इतने ही तो चाह रहे हैं। नहीं, ओंकार जी ने तो साफ कर दिया ना कि फिसल गई थी जबान। ओंकार भाई ने तो कह दिया। ये कह दें, खंडन करता हूँ मैं, मान ओंकार जी तो कह दिया कि जबान फिसल अच्छा ठीक है, उन्हीं से क्लैरिफिकेशन। मैं कौन होता हूँ? अच्छा बैठे हैं सामने सामने, हाँ बताइए भैया। ओंकार ने तो कहा कि ओंकार जी आप क्लैरिटी दे दो, आप क्लैरिटी दे दो। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं था। वो जो बात है वो जोश में कहे गए वो अलग बात है। उनका मतलब था कि देखिए, एक तरफ तानाशाह है, धर्म की राजनीति करने वाले तानाशाह लोग हैं। आज उन्होंने स्थिति ऐसी बना दी इस देश की कि वी द पीपुल वर्सेज आई द प्राइम मिनिस्टर कर दिया है।
कि मतलब हर चीज़ इस तरह से करते हैं जैसे लगता है राजाभिषेक कर रहे हो नए सदन का। अगर उन्होंने उद्घाटन किया तो लग रहा है जैसा राजाभिषेक हो रहा हो। तो ये तो इस समय लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है और हम सब लोग मिलकर एक वास्तव में चाहते हैं कि अपोजिशन मिलकर एक गठबंधन बनाए और गठबंधन न्यूनतम चीज़ों पर होगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर कोई सोचता हो कि कैसा न्यूनतम चीज़ों गठबंधन पे नहीं पॉसिबल होगा, है? आपको क्या लगता है किस तरह का गठबंधन? थोड़ी मैं समझता क्लैरिटी। हूँ अपोजिशन एक होकर चुनाव लड़ेगा, अपोजिशन एक होकर चुनाव लड़ेगा। अब उसका क्या स्वरूप होगा ये तो नेतृत्व तय करेगा, ऊपर से लोग तय करेंगे। लेकिन जो ये तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं उस तानाशाही के रवैये का मुकाबला तो हमें करना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले समय एक लोकतंत्र होगा, समाप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा व्याख्या करिए। देखिए अपोजिशन एक होगा, जितने भी अपोजिशन के पार्टी कौन के कौन? लोग थोड़ी हैं, क्लैरिटी के साथ जो बोलिए। एक विचारधारा वाले हैं, जो एक मतलब एक सेकुलर कौन विचारधारा कौन? के लोग हैं, कौन वो कौन? सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए। अरे कौन? अब ये तो देखिए बात सबसे चल रही है, बात कोई एक आदमी बात से नहीं चल रही है सबसे सर, चल और रही है। गाली भी दे दिए हो सर, वोट भी नहीं दिए हो, कह रहे हो बात भी चल रही। ऐसी कौन सी मैंने बात आपसे चल रही है बताया ना, सर? एक बात मैंने गाली तो नहीं देते सर। नौजवान लड़का है वो, उसने अगर कह दिया कोई ऐसी बात तो उसका अरे मतलब लड़का ये था प्रवक्ता कि भाई बनाए एक हो धर्म की सर, राजनीति कर और रहा कह है, रहे हो एक हमारा जात की लड़का राजनीति कह कर दिया, रहा है। कोई बात सुनिए, नहीं, हमारी एक तो धर्म दोस्ती की है। राजनीति कर रहे हैं, एक लड़के से जात की गाली राजनीति दिलाओगे कर रहे सर और हैं, आप दोनों में पीछे से तो हाथ किसी के साथ दिलाओगे नहीं। सर। और दूसरे हमने इलेक्शन का इसलिए बायकॉट किया था कि एक सिंबॉलिक फाइट थी, हमको रिजल्ट मालूम था और समाजवादी पार्टी ने भी नहीं कहा था भाई कि वो डालना है इसके अंदर, ऐसी हमने रणनीति को बना रखी है, तो हमने उसका इलेक्शन का बायकॉट किया, सीधी सी बात। ओके, पीयूष मिश्रा और मेरे उसके साथ अंदर मौजूद कोई है, ऐसी बड़ी एसबीएसपी। बात थैंक नहीं यू थी। ओंकार नाथ जी, शुक्रिया। अरे भाई पीयूष, अब्बास बेचारा जेल में है, वोट भी इधर पड़ गया है, अब तो कुछ सोचो। देखिए ब्रजेश जी, वो जेल में है, अभी उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है, वो अपना कार्य कर रही है। दूसरी बात, अनूप सांडा जी ने कहा पिछले टर्म में कि जो जातीय जनगणना है उसके लिए हम ये बड़े सजग है, पिछड़ों के लिए हम सजग। भाई 4 बार आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो माननीय राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके समय में जो समिति बनी, कमेटी बनी, जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस बारे में आपने 4 बार आपकी सरकार रही, क्यों नहीं सोचा? खाली भाजपा समाजवादी पार्टी की हालत यह है कि भाजपा तो आप बीजेपी को वोट देकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय वाला फार्मूला लागू हो जाएगा? नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो अभी एक थे डिबेट पे, उन्होंने अभी मतलब है, उन्होंने कहा कि इनका समाजवादी पार्टी का काम कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, थोड़ा बारह ना, वही वाला हाल है। अब कितनी बड़ी विडंबना की बात होगी कि माननीय अखिलेश यादव जी एमएलसी होकर मुख्यमंत्री बने और पिछले एमएलसी चुनाव में 29 साल की एक महिला, आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हो। आपको एक महिला से इतनी ज्यादा आपत्ति क्या है? आप 4 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि एक 29 साल की महिला को लड़ा दिया, एक 29 साल की महिला को लड़ा दिया। आपको 29 साल की महिला से कोई समस्या है क्या? आज भी वही काम था। आपको कोई समस्या है क्या 29 साल की महिला? हाँ, मैदान में है, आपके पास बात कुछ कहने को है नहीं, जो है आप उसी नहीं, लेकिन एक चीज अनूप जी उन्होंने कहा कि वो सामाजिक न्याय लागू करवाएंगे वहां जाके। बात को साथ कीजिए ना। और वो सामाजिक न्याय चाहते हैं ना। अरे सामाजिक न्याय वर्ण व्यवस्था को पुष्टित, पल्लवित और मजबूत करने वाली संघ की विचारधारा से वो मांगने चले हैं। इनको इतनी समझदारी नहीं है क्या? अरे अपनी बता दो। पूरे देश की राजनीति में थैंक यू। वर्ण व्यवस्था को अरे आपस में मत उलझिए आप लोग भाई, आपस में मत उलझिए, एक एक करके बोलिए। और अगर अनूप जी आप रुक जाओ प्लीज। अनूप जी, अनूप जी आप शांत होइए, आप शांत होइए। अनूप जी, अनूप जी पीयूष को कंप्लीट करने दीजिए। अनूप जी थैंक यू, बात नहीं कर रहा। थैंक यू। पीयूष अपनी बात कंप्लीट करो, 20 सेकंड। कितनी बड़ी विडंबना ये है कि ये विपक्ष को एकजुट करने के लिए कर्नाटका में जाते हैं, वहां पे कैंडिडेट लड़ाते हैं, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस, बसपा और सुभाषपा से वोट मांगने में शर्म आती है। इनका यही चाल नियत और अच्छा, मांगते तो दे देते वोट, जनता ने देख लिया है। गाड़ी में वहां बैठ रहे और कह रहे हो ये हमसे कहे नहीं। आगामी भी चुनाव इनके रिजल्ट ऐसे ही आने वाले हैं। ओके नवे सिको जी, अब आप थोड़ी बताओ इसका कि जो फ्यूचर अलायंस है इसमें ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खेमे में ऑफिशियली दिखेंगे या फिर ये पर्दे के पीछे वाला मैनेजमेंट चलता रहेगा?
देखिए स्थितियां अगर बीजेपी की अच्छी नजर आ रही हैं तो राजभर वहीं जाएंगे। राजभर जी को जब लगता है कि जहां हमारा फायदा, और किसी भी पॉलिटिशियन को ये लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उनका बयान, उनके संकेत साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगभग एडजस्ट कर चुके हैं, ये बात तय है। देखिए एक बात जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में वोट नहीं डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि गठबंधन का माहौल बनता है किसी भी चुनाव के 5-6 महीने पहले, ये सारी स्थितियां तय होती हैं, और कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं ये सारी बातें स्पष्ट हों और उसके संकेत मिले। हाँ, ये जरूर है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी लगभग सब सीटें निकाल सकती है, और पूरा संपूर्ण विपक्ष जो है 4-5 सीटें निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है। 4-5 अभी तक जो लगता है जी 75 बीजेपी, मतलब जाहिर सी बात है कि भाई जब वोट बटेगा, जब जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हर चुनाव में लगातार बरकरार है और घट नहीं रहा है, एंटी इंकम्बेंसी के बाद भी, तमाम चीजों के बाद आप कह रहे हो 4-5 जीत लें तो बहुत होता है। बड़ी बात है, सीधी सी बात है। आप पिछले चुनावों को अगर देखिए, और अगर गठबंधन नहीं होता है, मैं तब कह रहा हूं, और अगर गठबंधन मजबूती से होता है तो ये बात नहीं है, चुनौती दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आसार ऐसे नहीं लग रहे हैं। शिवपाल यादव ने आज ही क्लेम किया कि 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी को बेदखल कर देगी सत्ता से। देखिए ये संभावना सीरियस स्टेटमेंट है या सिर्फ स्टेटमेंट है? समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है, ये नहीं मान सकते। उसका जनाधार है, उसका अपना काडर है, उसके अपने कार्यकर्ता है, उसका नेता है, ये सब बातें सही हैं, लेकिन सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का भी कद उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश में भाजपा की जो ताकत है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा किला यूपी में। राकेश त्रिपाठी जी, लास्ट 20 सेकेंड। शिवपाल यादव का क्लेम है कि 2024 में पटक देंगे आपको, बेदखल जीत लेंगे। देखिए शिवपाल सिंह यादव जी 2024 के चुनाव परिणाम तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर के भी शंकाएं हैं। सच ये है कि निकाय के चुनाव में भी शिवपाल सिंह यादव की जिस तरह से उपेक्षा की है, उनके द्वारा जो प्रसपा में उनके साथ गए थे, किसी एक भी व्यक्ति को कोई तवज्जो नहीं, छोड़ करके सारे लोग भाजपा ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा रखे हैं। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव जी आप इतना फिक्रमंद रहते हो समाजवादियों के लिए, ये निश्चित रूप से अनूप संडा को प्राउड फील करना चाहिए। अनूप जी को ये मतलब अप्रिशिएट नहीं, अभी भी कह रहे हैं। देखो, एक बात और कही ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, एक हाँ बोले एक लाइन अनूप संडा जी ने और कही कि हम समाजवादी पार्टी अकेले धूल दूसरित करने के लिए तैयार की है, सक्षम है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। सच ये है कि अखिलेश यादव जी ने जब से कमान संभाली है, अकेले चुनाव लड़ने की कभी हिम्मत नहीं हुई। हर बार चुनाव पूर्व गठबंधन करते हैं और चुनाव पश्चात। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस राजनीतिक कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।